दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एम्स सीआरई फॉर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई 4 के ग्रुप बी ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के लिए 1579 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपनी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल दोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एम्स सीआरई 4 फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एम्स सीआरई 4 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई 4 के तहत वेरियस पोस्ट निकाली गई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। सीआरई एग्जाम के माध्यम से भर्ती होगी। ग्रुप बी ग्रुप सी के अंतर्गत अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी स्टेनोग्राफर, ओटी असिस्टेंट, फार्मेसिस्ट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ड्राइवर, स्टाफ नर्स, सुपरवाइजर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर, ओटी टेक्नीशियन और भी अन्य पोस्ट निकली हुई है। 1579 वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकली है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 दिसंबर 2025 है। इसमें यहाँ पर कुछ ही दिन शेष है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 10, 12th डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 3000 रुपये फीस है। SC ST के लिए 2400। पीडब्ल्यूडी को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। स्टेज फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्टेज सेकंड स्किल टेस्ट, स्टेज थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो amsexams.ac.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। 4th नंबर का सीआरई एडवर्टाइजमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कुछ इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आवेदन करने की कंप्लीट डेट यहाँ पर आपको दे दी गई है। जो सीबीटी इसका हेल्ड होगा 22 से 24 दिसंबर को हेल्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। शॉर्ट में यहाँ पर आपको जानकारी इसमें दे दी गई है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए एम्स की सभी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो और साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसीजर आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन की जानकारी। SC ST को 5 साल की छूट दी जा रही है, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। इसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। आप एप्लीकेशन फीस की जानकारी कैटेगरी वाइज यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाइंग प्रोसीजर के अंतर्गत जानकारी मिल जाएगी। सिलेबस आपको यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आप यहाँ से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आपको पीडीएफ स्क्रॉल डाउन करते हुए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल देख लेनी होगी। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज देख सकते हो किस एम्स के अंतर्गत कितनी आयु सीमा रहेगी, क्या सैलरी आपको दी जाएगी और क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। तो सभी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की, सैलरी की जानकारी दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ से वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। तो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको ये कंप्लीट टेबल रीड आउट कर लेनी होगी। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे,
पूरी गाइडेंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का ये टैब दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है, फिर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करते हुए अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म करना है और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद वेरीफाई टू प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी आयु 18 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। 18 साल से ऊपर आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर अब आपको डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना है। उसके लिए आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिजी लॉकर अकाउंट पर लॉगिन करके आपको अपना वेरिफिकेशन कर लेना है। डिजी लॉकर की वेबसाइट पर अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको अकाउंट क्रिएट करते हुए अपना वेरिफिकेशन करना होगा। और गाइस, अगर यहाँ पर आप बिना ऑथेंटिकेशन के प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स पर ओके करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, फिर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है और अपनी ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हुए आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करने के लिए अब आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। और अगर आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट नहीं बना रखा है तो फिर आपको डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, डिजी लॉकर टाइप करना है और डिजी लॉकर की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और फिर वहाँ से जो आपको पिन मिलेगा वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। किसी कारणवश अगर आप अपना सिक्योरिटी पिन भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट माय पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना पिन यहाँ पर गेट कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पिन एंटर करते हुए डन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर अब आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। आप डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू इस तरह से यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद गाइस, आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपकी मोस्टली सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके आधार से फैच कर ली गई है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे। यहाँ पर बस अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड। मैरिड है तो मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर पासवर्ड के इस कॉलम में अपना कर्सर लाएंगे,
आपको बता दिया जाएगा। आपका पासवर्ड 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट OTR डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को दोबारा से ओके करना है। आप अपने OTR का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी OTR डिटेल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपनी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए लॉगिन टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर कैंडिडेट आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर अगर आप अभी अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट OTR डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर गाइज अब आपको अपनी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए ऐड न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए 6 स्टेप कंप्लीट करने हैं। आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की, फिर एक्सपीरियंस की, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पोस्ट की रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको शो कर दी जाएगी। उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, क्या उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट में वो पोस्ट निकली है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। आपको इसे चेकआउट करना है और अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो फिर यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मल्टीपर्पज वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप इस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BSc नर्सिंग होनी चाहिए, 4 साल का ये कोर्स है, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जैसे कि BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक और 2 साल का कोर्स होना चाहिए। यहाँ पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। प्लस यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट पर। यहाँ पर कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल में। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको शो कर दी जाएगी। अगर आप उस रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट करें, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर गाइज यहाँ पर आप सेलेक्ट करें इनमें से ऊपर जो क्वालिफिकेशन दी है उनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है। यहाँ पर आप उस चेकबॉक्स को ओके कर लें। यहाँ पर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। उसके बाद आपको आपके फादर और मदर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, आपका जेंडर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगा। ये डिटेल आपकी OTR से फेच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर करते हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, एग्जाम टाइम के दौरान आपको यहाँ पर स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर बताएं आपकी PWBD की परसेंटेज कितनी है, आप अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करें। PWBD कैटेगरी यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट करें, उसके बाद सब कैटेगरी सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी PWBD की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और गाइज अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद
बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। इनमें से आपके पास कौन सा आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन या फिर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि कब आपने सर्विस स्टार्ट की थी, कब आपने वो एंड की है यानी कि पूरी की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है, आप सिंपली नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस में आप कार्यरत है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ जॉब स्टेटस यहाँ पर आप देंगे। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देना होगा, कब से कब तक आपने जॉब की है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्स के पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉय हैं या फिर एम्स के किसी इंस्टीट्यूट में, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट का टाइप देना होगा, इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है एम्स या उसके इंस्टीट्यूट के तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पर मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर आर्म फोर्सेज में क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट होंगे, अगर आप डिसेबल्ड तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जो आपने यहाँ पर OTR में प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप परमानेंट एड्रेस की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे। आप कंट्री सेलेक्ट करें, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना पिन कोड देंगे और अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी ये बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर गाइज आपको नेम ऑफ डिग्री या बोर्ड का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन यहाँ पर देनी होगी जिसमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर बोर्ड का नाम देना होगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज आपका किस स्थान पर है वो पहले से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी आपके पास डिग्री है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। डिग्री, डिप्लोमा या फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जिस भी पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। आप क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। फाइल आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 2 MB से कम उसका फाइल का साइज होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BSc नर्सिंग या फिर जो भी आपके पास कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा है उसकी डिटेल आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है आप रजिस्ट्रेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। रजिस्टर्ड एज यहाँ पर आपको बताना होगा किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, स्टेट का नाम देना होगा जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कब आपको आपका रजिस्ट्रेशन इशू हुआ था वो डेट सेलेक्ट करनी है, किस अथॉरिटी ने इशू किया था, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का नाम आपको देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। वो भी आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उस फाइल का साइज होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको एक्सपीरियंस की भी डिटेल देनी होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एक्सपीरियंस अगर आपको है, आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको इस तरह से अपना एक्सपीरियंस देना होगा। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, पोजीशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय थे, कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेम्परेरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कब से आपने सर्विस स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे। करंट में वर्किंग है या फिर नहीं आप बताएंगे। फिर आपने कब जॉब छोड़ी थी, अगर आप वर्किंग नहीं है तो वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, वो यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में 2 MB से कम के साइज में अपलोड करना है। उसके लिए भी आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस की स्टेप पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करें। आप जिस स्टेट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड थर्ड पर सेलेक्ट करें। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपके पास एनीवेयर इन इंडिया रहेगा, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा अगर आपको यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। और जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, वो भी यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है, इन सर्टिफिकेट्स को। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है, उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आप फोटो अपलोड करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और अपना फोटो अपलोड कर देंगे। फोटो यहाँ पर आपका JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आपका फोटो यहाँ पर 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा कि आपका फोटो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं है। तो गाइज इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रोफाइल फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको एक गाइडलाइन दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करने हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हुए। ये भी आपके JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 2 MB से कम आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से करने होंगे या फिर ब्लू पेन से। सिग्नेचर आपके जो होंगे उनको आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है और उसका साइज यहाँ पर 6.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 6 यहाँ पर उसकी सेंटीमीटर विड्थ और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उस बॉक्स के अंतर्गत ही आपको अपने सिग्नेचर ड्रॉ करने हैं और फिर उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ ओवर राइटिंग भी उनमें नहीं होनी चाहिए। तो इन फॉर्मेट में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। ये भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपका जो ये थंब इंप्रेशन है वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना होगा। ये आपको एक वाइट पेपर शीट पर करना है, एक बॉक्स के अंतर्गत। उसकी यहाँ पर जो विड्थ हाइट होगी 4.3 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 3000 रुपये फीस जमा करानी है। SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 2400 रुपये फीस जमा करानी होगी, और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो फिर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। इस तरह से यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट SBI के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर कार्ड्स के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर दें। SBI डेबिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके कार्ड पर अंकित है। कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है जो आपके कार्ड के पीछे होता है, और फिर आपको यहाँ पर पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से भी आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।